दोस्तों, हमारी कहानी चल रही थी नफरत का बंधन। ये कहानी का पार्ट 3 है। पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका छोटा सा समरी हम लोग देख लेते हैं। आरोही ने सपने तो प्यार भरी शादी के देखे थे, लेकिन किस्मत ने उसे आदित्य जैसा पति दिया था जो उससे बेइंतहा नफरत करता था। हर मुलाकात में उसे सिर्फ ताने, अपमान और बेरुखी मिली। फिर भी वह चुपचाप सब सहती रही। सानवी ने उसे अपने एक्ट्रेस बनने की सपने याद दिलाए और दादाजी ने उसका पूरा साथ दिया, जिससे आरोही ने हिम्मत जुटाकर ऑडिशन दिया। लेकिन एक छोटी सी गलती ने आदित्य को यह यकीन दिला दिया कि आरोही उसे अपनी चालों में फंसाती है। अब एक तरफ नफरत से भरा आदित्य है, तो दूसरी तरफ टूट कर भी उसी से प्यार करने वाली आरोही। आखिर क्या कभी आदित्य उसके सच्चे दिल को समझ पाएगा? अब कहानी में आगे। आदित्य ने जैसे कहा, अगर इतना ही मरने का शौक है तो कहीं और जाकर मरो। यह सुनते ही आरोही एकदम से सीधी बैठ गई। उसने जल्दी से कार की खिड़की बंद कर दी, लेकिन अचानक उसे तेज खांसी आने लगी। आदित्य का मन कर रहा था कि वह उसे कार से बाहर निकालकर फेंक दे। आखिर इस मुसीबत को अपने साथ क्यों लेकर आ गया था? इस औरत ने आज तक उसके लिए परेशानी खड़ी करने के अलावा किया ही क्या था? गुस्से में उसने कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आरोही की नज़र उसके हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट पर गई। आदित्य ने भी उसकी नज़र देख ली। उसने बिना कुछ कहे सिगरेट कार से बाहर फेंक दी और कार के शीशे खोल दिए। जैसे जैसे कार से धुआं बाहर निकलता गया, आरोही को राहत की सांस मिली और आखिरकार वो ठीक से सांस ले पाई। कुछ ही देर बाद वे पार्टी वाली जगह पर पहुंच गए। आदित्य बिना पीछे देखे जल्दी से कार से उतर गया, जबकि ड्राइवर ने आरोही के लिए दरवाजा खोला। हाई हील्स पहने हुए वो उसके पीछे पीछे चलने लगी। 2 बार उसका संतुलन बिगड़ा, लेकिन वह किसी तरह खुद को संभालती गई। उसके आगे चल रहे इंसान ने एक बार भी मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखा। जैसे ही दोनों पार्टी हॉल में प्रवेश करने वाले थे, आदित्य अचानक रुक गया। जल्दी से चल रही आरोही उसके कंधे से टकरा गई। वो तुरंत बोली, सॉरी। अचानक आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके इस स्पर्श से आरोही पूरी तरह से चौंक गई। उसके कदम वहीं थम गए। जब आदित्य ने देखा कि वह आगे नहीं बढ़ रही, तो उसने उसके ओर देखकर पूछा, अब क्या हुआ तुम्हें? आरोही बस उस हाथ को देख रही थी जिसे आदित्य ने थाम रखा था। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसकी नज़र सामने खड़े दादाजी पर पड़ी, जो उनकी तरफ चले आ रहे थे। उसका चेहरा एक पल के लिए उतर गया। उसने मन ही मन सोचा, तो इसीलिए आदित्य ने मेरा हाथ पकड़ा है, सिर्फ दादाजी को दिखाने के लिए। अभी कुछ क्षण पहले जो खुशी उसे महसूस हो रही थी, वो पल भर में गहरे दुख में बदल गई। दादाजी अब उनसे बस कुछ ही कदम दूर थे कि आदित्य को उसके हाथ में पसीना महसूस हुआ। उसने उसकी तरफ देखा और उसके कान के पास झुककर धीमे से कहा, ये कैसा चेहरा बना रखा है, स्माइल करो। आरोही ने धीमे से कहा, ठीक है। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ला दी। उसे इस तरह साथ में देखकर दादाजी के चेहरे पर भी खुशी साफ झलक रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरे बच्चों, तुम दोनों आ गए। फिर उन्होंने आरोही की तरफ देखकर पूछा, आरोही, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरा तबीयत? अब तुम अच्छा महसूस कर रही हो ना? आरोही ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी दादाजी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादाजी संतुष्ट होकर बोले, हाँ, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान ही बता रही है कि तुम पहले से बेहतर महसूस कर रही हो। वैसे आदित्य ने मुझे फ़ोन करके पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी तबीयत अब ठीक है और तुम दोनों पार्टी में आ रहे हो। आरोही बस हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसी समय आदित्य ने उसका हाथ छोड़ दिया और कहा, मुझे अपने कुछ ज़रूरी क्लाइंट से मिलना है, आप दोनों बातें कीजिए। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। आरोही कुछ देर तक दादाजी से बातें करती रही। उसके बाद दादाजी अपने एक पुराने दोस्त से बातचीत करने में व्यस्त हो गए और वो अकेली रह गई। कुछ खाने से पहले वो वॉशरूम चली गई। जब वो वॉशरूम से बाहर निकली, तभी गलियारे में उसकी टक्कर कुछ लोगों से हो गई। उसने देखा कि वहाँ 4 लड़के शराब के नशे में रास्ता रोके खड़े थे। आरोही ने उन्हें नज़रअंदाज करते हुए किनारे से निकलना चाहा,
लेकिन तभी उनमें से एक लड़के ने उसकी बाजू पकड़ ली। वह पलटकर उसकी तरफ देखने लगी। वह लड़का उसे बेहद गंदी नजरों से घूर रहा था, जबकि बाकी तीनों उसकी हरकत पर जोर जोर से हंस रहे थे और ताली बजा रहे थे। उनमें से एक बोला, अरे वाह, ये तो बड़ी कमाल की चीज लगती है। आरोही ने गुस्से से कहा, मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन उसका हाथ पकड़े हुए लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैडम, ऐसे कैसे छोड़ दें। शुभ सूर्यवंशी की नज़र तुम पर पड़ गई है, अब इतनी आसानी से बचकर नहीं जा पाओगी। आरोही ने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वे चारों उसकी बेबसी का मजाक उड़ाकर हंसते रहे। जैसे ही वो लड़का उसे अपनी तरफ खींचने ही वाला था कि तभी उन्हें किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई दी। उधर आदित्य अपनी क्लाइंट मीटिंग खत्म करने के बाद बालकनी में सिगरेट पीने आया था। उसने जैसे ही सिगरेट जलाने के लिए लाइटर निकाला, तभी उसे एक लड़की की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी, आदित्य। जानी पहचानी आवाज़ सुनते ही उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। उसकी नज़र सामने खड़े उन 4 लड़कों पर पड़ी, जिनमें से एक ने आरोही का हाथ पकड़ रखा था। आदित्य यह नाम सुनते ही उन लड़कों के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर उस शैतान सीईओ को कौन नहीं जानता था। उसके नाम से ही लोग कांप उठते थे। क्रूरता की दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं था। जो भी उसके साथ गद्दारी करने की कोशिश करता, वह उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देता था। यह दृश्य देखते ही आदित्य ने अपनी आंखें सिकुड़ ली। उसने बिना एक पल गंवाए अपने होठों में दबी सिगरेट को जमीन पर फेंका और तेज कदमों से उनकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उन लड़कों को समझ आया कि सामने खड़ी लड़की आदित्य को जानती है, उन्होंने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। आदित्य जितना उनके करीब आता जा रहा था, वे चारों उतना ही पीछे हटते जा रहे थे। घबराकर उनमें से एक बोला, नहीं सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हम तो बस मैडम के साथ थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे। हमारा कोई गलत इरादा नहीं था। मस्ती, यह शब्द आदित्य के कानों में गूंज उठा। वह उनके बिल्कुल सामने जाकर सबसे पहले आरोही से बोला, यहाँ से जाओ। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी और खतरनाक थी कि सुनने वाले की हड्डियां तक कांप जाए। डर के मारे आरोही बिना एक पल रुके वहां से जल्दी जल्दी चली गई, जब तक आरोही उसकी आंखों के सामने से पूरी तरह से ओझल नहीं हो गई। सामने से उसके ओझल हो जाने तक आदित्य ने उन लड़कों से एक शब्द भी नहीं कहा। जैसे ही आरोही वहां से दूर हो गई, आदित्य ने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया जिसने कुछ देर पहले आरोही की कलाई पकड़ी हुई थी। लड़का घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन आदित्य की पकड़ उससे कहीं ज्यादा तेज थी। अगले ही पल उस लड़के के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी पूरी बाह शून्य हो गई हो। आदित्य ने बिना कुछ कहे उसका हाथ छोड़ दिया और वहां से चला गया। बाकी 3 लड़के डर के मारे वहीं जमे खड़े थे। जैसे उन्होंने आदित्य को जाते देखा, उनमें से एक बोला, यार, उसने तो तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दिया। वो लड़का जो अब तक दर्द सहते हुए अपनी सांसें रोक कर खड़ा था, जोर से चीख पड़ा, आसानी से छोड़ दिया? उसने मेरी हड्डियां तोड़ दी हैं। उसके दोस्त ने देखा तो उसका हाथ पूरी तरह से नीचे लटक चुका था और वो उसे हिला भी नहीं पा रहा था। उधर जैसी आरोही पार्टी में पहुंची, वह पूरी तरह से पसीने से भीग चुकी थी। उसके होठ कांप रहे थे और बार बार उसकी आंखों के सामने आदित्य का चेहरा घूम रहा था। उसे इस बात का डर सता रहा था कि कहीं वे लड़के मिलकर आदित्य को कोई नुकसान न पहुंचा दे। तभी एक वेटर उसके पास पानी का गिलास लेकर आया। उसने जल्दी से पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तभी किसी ने उसके सामने टिश्यू पेपर बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें पानी से ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। आरोही ने हैरानी से ऊपर देखा तो उसकी आंखें फैल गई। सामने वही लड़का खड़ा था जिससे उसकी मुलाकात आज ऑडिशन वाले दिन हुई थी। लेकिन वो वहाँ क्या कर रहा था? आरोही ने टिश्यू लेने के बजाय अपनी नज़रें फेर ली और पानी का गिलास उठा लिया। वो लड़का मुस्कुराकर बोला, अरे, तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। आरोही ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता। अगर मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन वो लड़का भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। आखिरकार तंग आकर आरोही पीछे मुड़ी और बोली,
आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे अकेला छोड़ दो, इस वक्त मैं पहले से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ। लड़का हंसते हुए बोला, समझ गया समझ गया, लेकिन सच कहूँ तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड किस बात का है? ये मेरी समझ के बाहर है। आरोही ने झुंझला कर कहा। तो फिर मुझे समझने की कोशिश भी मत करो। इतना कहकर वो मुंह फेर कर वहां से चली गई। लड़के ने अपना सिर खुजलाते हुए मुस्कुरा कर कहा, सच में तुम्हारे अंदर जरूरत से ज्यादा एटीट्यूड है, लेकिन आई लाइक इट। उसी समय उसके पीछे से किसी की आवाज आई, वेदांत, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारी वजह से मैंने ये पार्टी रखी है और तुम ही यहाँ से गायब हो गए हो। वेदांत अपने पापा की तरफ मुड़ा और बोला, पापा मैं यही था और प्लीज मैंने आपको ये पार्टी रखने के लिए नहीं कहा था। उधर तभी तक आदित्य भी पार्टी हॉल में पहुंच चुका था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और उसकी नजर सीधे आरोही पर जाकर रुकी, जो एक सोफे पर सहमी हुई बैठी थी। वह उसके पास गया और बिना कुछ कहे उसकी कलाई पकड़ ली। आरोही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो आदित्य ने सिर्फ एक शब्द कहा, चलो। आरोही ने चुपचाप अपनी मुट्ठियां बींच ली और उसके साथ खड़ी हो गई। तभी आदित्य के दादाजी वहां आ गए। आदित्य बोला, दादाजी हम घर जा रहे हैं। दादाजी ने आरोही की तरफ देखा और चिंता भरे स्वर में पूछा, क्या हुआ बेटा? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या फिर से सिर में दर्द हो रहा है? आरोही ने एक पल आदित्य की तरफ देखा, फिर धीमे से बोली, जी दादाजी, मुझे थोड़ा आराम करना है। दादाजी ने प्यार से कहा, हाँ मैं समझ सकता हूँ, यहाँ बहुत भीड़ है और ऊपर से इतना शोर भी। तुम दोनों घर जाओ और अच्छे से आराम करो। जैसे ही वे गाड़ी के पास पहुंचे, वहां जहां आसपास कोई भी नहीं था, आदित्य ने तुरंत आरोही का हाथ छोड़ दिया और गुस्से में बोला, तुम वहां क्या करने गई थी? अगर वो लड़के तुम्हें परेशान कर रहे थे तो क्या तुम्हारे हाथ नहीं थे? क्या तुम उन्हें जवाब नहीं दे सकती थी? या फिर तुम? इतना कहते कहते वो अचानक चुप हो गया और गाड़ी में जाकर बैठ गया। आरोही ने अपने होठ कस कर बीच लिए। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। ड्राइवर को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसने कई बार आदित्य को आरोही के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हुए देखा था। उसने सम्मान से गाड़ी का दरवाजा खोला और बोला, मैडम बैठ जाइए। उसके स्वर में सच्ची इज्जत और अपनापन था। आदित्य गाड़ी के अंदर बैठा यह सब सुन रहा था। उसने गुस्से से ड्राइवर की तरफ देखा और कहा, अगर इन्हें नहीं आना है तो दरवाजा बंद करो और गाड़ी स्टार्ट करो। मेरे पास टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है। यह सुनते ही आरोही जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। घर पहुंचने के बाद आदित्य उसे वहीं छोड़कर फिर कहीं चला गया। वो वापस नहीं आया। तीसरे दिन आरोही के पास प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया और वो कॉल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी बन गया। उसे 3 फीमेल लीड वाली कहानी की एक अहम किरदार मिल चुका था। खुशी से उसका चेहरा खिल उठा। सबसे पहले उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड सानवी को कॉल किया। सानवी ने जैसे ही यह खबर सुनी वह खुशी से उछल पड़ी और बोली, सच में मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास था। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम जरूर कर लोगी। आरोही मुस्कुराते हुए बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे मोटिवेट नहीं करती और ऑडिशन देने के लिए ज़बरदस्ती मुझे नहीं भेजती तो शायद मैं कभी वहाँ नहीं जाती। सानवी हंसते हुए बोली, अरे पागल, कैसी बातें कर रही हो? मैंने सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया था। मेहनत तो तुमने ही की है, टैलेंट भी तुम्हारे अंदर है। मैं बस नहीं चाहती थी कि तुम्हारा इतना बड़ा टैलेंट यूं ही बेकार चला जाए। आरोही मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हें पार्टी देना चाहती हूँ। सानवी तुरंत बोली, ठीक है, लेकिन इस बार मैं तुमसे पूरा बदला लूंगी। पिछले बार तुमने मुझे ढंग से इंजॉय करने नहीं दिया था। इस बार हम खुलकर मस्ती करेंगे। सानवी के बताए हुए स्थान पर आरोही पहुंची तो वहां उसका नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने अनजाने में अपने होठ दांत से दबा लिए। टैक्सी से उतरते ही आरोही की नज़र कुछ दूरी पर खड़े ब्लैक सूट पहने आदित्य पर पड़ी। उसकी आंखों पर सनग्लासेस थे, इसीलिए उसकी नज़रें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे की तीखी बनावट साफ नजर आ रही थी। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो पहले से भी और भी ज़्यादा आकर्षक लग रहा था। वह किसी से बातचीत कर रहा था। बात करते करते वह सीधे रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। तभी आरोही की नज़र रेस्टोरेंट के बोर्ड पर गई।
ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था रायजादा रेस्टोरेंट। यह नाम पढ़ते ही उसकी मुट्ठियां अपने आप बिछ गईं। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और सानवी को कॉल लगाने लगी। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हल्के से टैप किया। मैं यहाँ हूँ। आरोही ने पलट कर देखा। सामने सानवी खड़ी मुस्कुरा रही थी। आरोही ने बेबसी से कहा, सानवी, फिर से रायजादा रेस्टोरेंट? तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली क्या? सानवी ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे तुम इतना डर क्यों रही हो? जरूरी थोड़ी है कि वो हर समय यहीं मिलेगा। उसके पास भी बहुत सारा काम होगा। इतना कहकर उसने आरोही का हाथ पकड़ लिया, लेकिन आरोही ने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया। अभी अभी मैंने आंखों के सामने वो अंदर गया है। सानवी ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, क्या वो शैतान यहाँ भी है? मुझे तो अब सच में लगने लगा है कि वो हमारा पीछा कर रहा है। जब भी हम कहीं जाते हैं वो अचानक वहीं पहुंच जाता है। आरोही ने शांत स्वर में कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ एक इत्तेफाक है। वह हमारा पीछा नहीं कर सकता। लेकिन अब मैं यहाँ नहीं जाऊंगी। चलो किसी दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। सानवी ने तुरंत मुंह बना लिया। नहीं, हम यहीं खाएंगे। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम उससे इतना डरती क्यों हो? हम यहाँ सिर्फ खाना खाने ही तो आए हैं। पूरे मुंबई में ऐसा खाना कहीं नहीं मिलता जैसा यहाँ मिलता है। उसने प्यार से अपनी बाँह आरोही की बाँह में डाल दी। चलो अब डरना बंद करो। अगर तुम हमेशा इसी तरह उससे डरती रहोगी तो पूरी जिंदगी कैसे बिताओगी? आरोही ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। दोनों जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर पहुंची, सबसे पहले आरोही की नज़र आदित्य पर गई। वह खिड़की के पास बैठा हुआ था। बाहर से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा किसी चमकती हुई पेंटिंग जैसा लग रहा था। उसके नैन नक्श इतने परफेक्ट लग रहे थे कि कुछ पल के लिए आरोही चाह कर भी अपनी नज़रें उससे हटा न सकी। उधर सानवी ने दोनों के बैठने के लिए एक टेबल ढूंढ ली। आदित्य उनसे काफ़ी दूर बैठा हुआ था, इसीलिए उसने उन्हें देखने की संभावना बहुत कम थी। वैसे भी वो कभी अपने आसपास बैठे लोगों पर ध्यान नहीं देता था। कुर्सी पर बैठते ही सानवी ने पूछा, बताओ क्या खाओगी? आरोही ने बिना सोचे जवाब दिया, जो तुम खाओगी वही। सानवी उससे बातें करती रही, लेकिन आरोही का ध्यान कहीं और ही था। कभी वो उसकी बात सुनती तो कभी बस हाँ या ना में जवाब दे देती। आखिरकार सानवी ने हार मानते हुए कहा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सच सच बताओ, तुम उस इंसान से इतना डरती क्यों हो? जब उसे समझ आ गया कि आरोही उससे बात नहीं करेगी, तो उसने अपना मोबाइल निकाला और गेम खेलने लगी। खाना आने तक वो लगातार फोन में व्यस्त रही। अचानक उसने सिर उठाया और आदित्य की तरफ देखा। वहाँ की कुर्सी अब खाली थी। सानवी ने मुस्कुराते हुए आरोही की प्लेट में गुच्छी की सब्जी परोसते हुए कहा, वहाँ से वो चला गया है, अब आराम से खाना खाओ। उसके रहते तो तुम ठीक से खाना भी नहीं खा पाती। यह सुनते ही आरोही ने धीरे से गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा। वो सचमुच वहाँ पर नहीं था। न जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर उसका कोई असर नहीं आने दिया। रात हो चुकी थी। आरोही काफी देर से गर्म पानी से भरे बाथ टब में लेटी हुई थी। उसे अपने टीनेज के दिन याद आने लगे, जिस दिन उसने पहली बार आदित्य को देखा था। उसी दिन से उसके दिल में उसके लिए एक अलग सी जगह बन गई थी। शुरुआत में वह उसे सिर्फ अपने होने वाले पति के रूप में देखती थी, लेकिन धीरे धीरे वही रिश्ता उसके पहले प्यार में बदल गया। वह उसे एक पल के लिए भी अपने ख्यालों से दूर नहीं कर पाती थी। जब भी वह सोचती थी कि एक दिन उसकी शादी आदित्य से होगी, उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता और होठों पर अपने आप मुस्कान आ जाती। लेकिन जब वो 18 साल की हुई तो उसकी जिंदगी में ऐसा हादसा हुआ जिसे उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस एक घटना ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। वह पूरे 1 साल तक कोमा में रही। जब उसे होश आया तो उसे सबसे ज़्यादा यही डर सता रहा था कि अगर आदित्य को उसके साथ हुए उस घटना के बारे में पता चल गया तो वो कभी उससे शादी नहीं करेगा। लेकिन उसकी सोच के विपरीत ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके होश में आने के बाद भी रायजादा परिवार ने यह रिश्ता नहीं तोड़ा।
जैसे जैसे शादी की तारीख नज़दीक आती गई, उसके दिल की धड़कनें भी तेज होती गई। आदित्य उससे कभी ठीक से बात नहीं करता था, लेकिन उसने हमेशा यही सोचा कि शायद उसका स्वभाव ही ऐसा है। उसे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं। उसे तब थोड़ी तसल्ली मिली थी। अब दादाजी ने बताया था कि आदित्य सबके साथ ऐसा ही रहता है। वह किसी से भी ज़्यादा बातें नहीं करता। लेकिन उसकी दुनिया उस दिन पूरी तरह से बिखर गई जब शादी के ठीक पहले आदित्य ने उससे कहा था कि वह खुद इस शादी से मना कर दे। अगर वो इनकार कर देती तो दादाजी कभी यह शादी नहीं करवाते, क्योंकि आदित्य खुद इस रिश्ते से पीछे नहीं हट सकता था। लेकिन आरोही उसे खोने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए उसने दादाजी से कुछ नहीं कहा। उसे लगा था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आदित्य घर ही नहीं आता था। उसे उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं था। इतना ही नहीं, वह उसके साथ कहीं बाहर जाना भी पसंद नहीं करता था। वह जितना नफरत दिखा सकता था उतना नफरत दिखाता था। उसकी हर बेरुखी, हर ठंडा व्यवहार और हर अनदेखी आरोही के दिल को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। काफी देर तक गर्म पानी में रहने के बाद अब उसे थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था। वो बाथ टब से बाहर निकली और नाइट गाउन पहना और कमरे में आ गई। तौलिए से बाल सुखाते हुए वह शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। वो पूरी तरह से अपनी माँ पर गई थी। उसकी माँ भी अपने समय की बेहद खूबसूरत महिला थी। उसने नाइट क्रीम लगाई, फिर अपने होठों पर मॉइस्चराइजर लगाया। जैसे ही वो बिस्तर की ओर बढ़ी तभी बाहर मुख्य गेट खुलने की और गाड़ी के अंदर आने की आवाज़ सुनाई दी। यह देखने के लिए कि इतनी रात को कौन आया है, वो तुरंत खिड़की के पास गई और धीरे से पर्दा हटाया। बाहर आदित्य की गाड़ी आकर रुकी थी। ड्राइवर फौरन नीचे उतरा। उसने पीछे का दरवाजा खोला और आदित्य बिना किसी तरफ देखे सीधे घर के अंदर चला गया। उसे देखते ही आरोही समझ गई कि आदित्य नशे में था। उसका गला सूख गया। जब भी उससे कोई छोटी सी गलती हो जाती, आदित्य घर लौटकर उसके साथ ऐसा व्यवहार करता मानो वो कोई इंसान नहीं बल्कि जानवर हो। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने फौरन कमरे की लाइट बंद कर दी, बिस्तर पर जाकर चादर ओढ़ ली और आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगी। घबराहट से उसका चेहरा लाल पड़ गया था और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। जैसे जैसे आदित्य के कदम दरवाजे के करीब आते जा रहे थे, वैसे वैसे उसकी धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। अगले ही पल दरवाजा जोर से खुला। कमरे में नाइट बल्ब भी बंद था, इसीलिए चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था। आदित्य ने लाइट जलाने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन नशे की वजह से फोन उसके हाथ से फिसल कर नीचे गिर गया। झुंझलाते हुए वह बड़बड़ाया, आफत, तुमने नाइट बॉल ऑन क्यों नहीं किया? आरोही ने चादर को और भी ज्यादा कस के पकड़ लिया और बिल्कुल शांत लेटी रही, जैसे कुछ सुनाई ना दिया हो। आदित्य लड़खड़ाते हुए बिस्तर तक पहुंचा और बिना कुछ कहे उसके ऊपर से चादर खींच दी। जिस बात का आरोही को सबसे ज्यादा डर था, आखिरकार वही हो गया। जैसे ही आदित्य का हाथ उसकी कमर तक पहुंचा, उसका पूरा शरीर डर से सुन्न पड़ गया। उसके शरीर से शराब और सिगरेट की मिली जुली तेज गंध आ रही थी। आरोही बुरी तरह से कांप रही थी। आदित्य धीरे धीरे झुककर पहले उसके माथे के करीब आया, फिर उसके होठों तक। उसने आज तक कभी भी उसे चूमा नहीं था, लेकिन इस बार वो नशे की हालत में उसके होठों को चूम बैठा। नशे में होने के बावजूद उसकी पकड़ बेहद मजबूत थी। कुछ पल बाद वो बड़बड़ाते हुए अपना सिर आरोही के गर्दन पर रखकर वहीं पर सो गया। आरोही ने हिलने तक की हिम्मत नहीं की। काफी देर बाद उसे एहसास हुआ कि आदित्य की गर्म सांसें लगातार उसकी गर्दन पे टकरा रही थी। उसी समय उसे आदित्य की कही हुई बात याद आई, आफत, तुमने लाइट ऑन क्यों नहीं की? ये शब्द उसके कानों में बार बार गूंजने लगे। क्या वो सचमुच उसे आफत कहकर बुला रहा था? बेशक यह कोई अच्छा नाम नहीं था। आदित्य की नज़रों में वह उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी मुसीबत थी। फिर भी न जाने क्यों उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कम से कम उसने उसे किसी नाम से तो पुकारा था। काफी देर तक एक ही स्थिति में पड़े रहने की वजह से आरोही का पूरा शरीर अकड़ने लगा था। आदित्य का शरीर उस पर आधा टिका हुआ था, फिर भी उसे इस समय अपने दर्द का एहसास नहीं हो रहा था।
धीरे से उसने अपना हाथ उठाया और आदित्य के सिर पर रख दिया। वो बहुत सावधानी से उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी, लेकिन तभी आदित्य ने हल्की सी हरकत की। डर कर उसने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। आदित्य ने एक पल के लिए सिर उठाया, जैसे कुछ महसूस हुआ हो, मगर अगले ही क्षण फिर से उसकी अपनी गर्दन उसके कंधे के पास छिपाकर शांत हो गया। आरोही ने दोबारा कोई हरकत नहीं की। उसने आंख बंद कर ली और खुद को किसी तरह नींद के हवाले करने की कोशिश करने लगी। जब उसे हल्की सी नींद आई, तब कुछ ही देर बाद अचानक आदित्य की धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी, खोलो खोलो इन्हें। आरोही एकदम से चौंक कर जाग गई। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली, लेकिन कमरे में अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दिया। उसने धीरे से बेडसाइड लैंप जला दिया। लैंप की हल्की रोशनी से उसने देखा कि आदित्य अब उसके ऊपर से हटकर बिस्तर के दूसरी तरफ लेटा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह से बंद थी, लेकिन वह बार बार अपनी टाई को पकड़कर खींचने की कोशिश कर रहा था। वह इतना नशे में था कि उसकी पलकें तक भी खुलने की ताकत नहीं बची थी। शायद उसे बहुत गर्मी लग रही थी। आरोही कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे उसके पास गई। उसने सावधानी से उसकी टाई खोली और शर्ट के ऊपर के तीन बटन भी खोल दिए, ताकि उसे राहत की सांस मिल सके। उसका मन तो ब्लेजर भी उतार देने का था, लेकिन इतनी हिम्मत वो जुटा नहीं सकी। कुछ ही क्षणों बाद उसने महसूस किया कि आदित्य का चेहरा पहले की तुलना में काफी शांत लग रहा था। उसकी भौंहों की सिकन भी गायब हो चुकी थी और वो सुकून से सो रहा था। आरोही ने लैंप बंद नहीं किया। वो बिस्तर की साइड में करवट लेकर लेट गई और चुपचाप आदित्य को देखने लगी। उसके मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। वो वहाँ क्यों आया होगा? क्या वो सिर्फ मेरे पास आने के लिए आया था, या फिर यह सब सिर्फ नशे का असर है? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाते हुए मन ही मन कहा, आरोही, बेवजह उम्मीद मत पालो। आदित्य को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। उसकी जिंदगी में तुम सिर्फ एक बोझ हो, जिसे परिस्थितियों ने जबरदस्ती उसके साथ जोड़ दिया है। उससे ज़्यादा तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। यह बात जितनी जल्दी अपने दिल और दिमाग में बैठा लोगी, उतना ही कम दर्द होगा। उससे कभी प्यार की उम्मीद मत करना, वरना आखिर में सिर्फ पछतावा ही मिलेगा। इस ख्यालों में के बीच न जाने कब उसकी आंख लग गई। अगली सुबह जब तक आदित्य के सिर से असहनीय दर्द नहीं हुआ, तब तक उसकी नींद नहीं खुली। तेज सरदर्द महसूस होते ही उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। सबसे पहले उसकी नज़र कमरे की छत पर गई। कुछ सेकंड बाद उसने करवट बदली तो उसकी नज़र बगल में सो रही आरोही पर पड़ी। उसे देखते ही वो चौंक कर तुरंत उठ बैठा। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? उसने पिछली रात को याद करने की कोशिश की। उसे बस इतना याद आ रहा था कि उसने ज़रूरत से ज़्यादा शराब पी चुकी थी और उसके बाद वो अपने दूसरे विला में जाने के लिए कार में बैठा था। उसकी भौवें सिकुड़ गई। तो क्या मैं वहाँ गया ही नहीं और सीधे यहाँ आ गया? इसी सोच में उसकी नज़र फिर से आरोही के चेहरे पर गई। इस बार उसकी नज़र उसके होठों पर जाकर ठहर गई। उसके होठ हल्के से कटे हुए थे और सूजन भी साफ दिखाई दे रहा था। आदित्य के मन में अचानक एक सवाल उठा, क्या मैंने इसे रात में किस किया था? वो अपनी याददाश्त पर जोर डालने की कोशिश करने लगा। उसे इतना जरूर याद था कि उसने किसी बेहद मुलायम सी चीज को छुआ था, जिसकी कोमलता ने कुछ पल के लिए उसे पूरी तरह से खो दिया था। उसे वह एहसास अब तक याद थी, लेकिन वो याद नहीं कर पा रहा था कि वो सचमुच आरोही के होठ थे या फिर उसका वहम। हैरान की बात यह थी कि नशे की हालत में भी वह उस एहसास और उस मिठास को पूरी तरह से भूल नहीं पाया था। अगले ही पल उसने गहरी सांस ली और अपने मन में उठ रहे सवालों को झटक दिया। वह खुद से ही बोला, आदित्य, संभल जाओ। यह लड़की तुम्हारी जिंदगी की सिर्फ एक आफत है, जिसे हालात ने जबरदस्ती तुम्हारे जीवन में ला खड़ा किया है। यह सोचते ही वह फौरन बिस्तर से उठा, सीधे बाथरूम में गया, शावर लिया और चेंजिंग रूम में जाकर कपड़े बदलने लगे। बिना नाश्ता किए ही वो वहां से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जब आरोही की आंखें खुली तो उसने सबसे पहले अपने पास वाली जगह की ओर देखा। बिस्तर खाली था। आदित्य वहां नहीं था। एक पल के लिए उसके चेहरे पर मायूसी उतर आई, लेकिन अगले ही क्षण उसने खुद को संभाल लिया।
जैसे उसने रात के बारे में सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। आदित्य उसके लिए वहां नहीं आया था, वो तो बस नशे की हालत में अनजाने में पेंट हाउस पहुंचा गया था। इन सब बातों को सोचते हुए आरोही तैयार हुई और अपने काम के लिए निकल गई। उधर ऑफिस जाते समय अचानक आदित्य की पिछली रात की एक बात याद आई। उसने तुरंत ड्राइवर की तरफ देखते हुए पूछा, तुम मुझे पेंट हाउस लेकर क्यों गए? ड्राइवर एक पल के लिए घबरा गया। उसने रियर व्यू मिरर से आदित्य की तरफ देखा और धीरे से बोला, सर आपने ही कहा था कि आपको पेंट हाउस जाना है, इसीलिए मैं आपको वहीं लेकर गया था। ड्राइवर की बात सुनकर आदित्य कुछ क्षणों के लिए चुप हो गया। उसे हैरानी हो रही थी कि नशे के हालत में भी उसने खुद पेंट हाउस जाने का आदेश दिया था। उसने फिर कुछ नहीं कहा और खिड़की के बाहर देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ आरोही को आज प्रोडक्शन हाउस जाकर अपनी नई फिल्म की स्क्रिप्ट लेनी थी। वो तय समय पर पहुंच गई। स्क्रिप्ट राइटर ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और उसके हाथ में स्क्रिप्ट थमा दी। फिर उन्होंने कुछ दूरी पर खड़ी दो लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह अमीरा है और उसके साथ सनाया, ये दोनों भी इस फिल्म की मेन लीड हैं। इसके बाद उन्होंने ऊंची आवाज में दोनों को बुलाया, अमीरा, सनाया, इधर आओ, अपनी तीसरी मेन लीड से मिलो, इसका नाम है आरोही। दोनों लड़कियां तुरंत उसकी ओर बढ़ आईं। सबसे पहले अमीरा ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाय, मैं अमीरा हूँ, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है हम साथ में शानदार काम करेंगे। आरोही ने भी मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाया। मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई, मुझे पूरा यकीन है कि हम सब साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे। अमीरा की मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो गई। लेकिन दूसरी तरफ खड़ी सनाया लगातार आरोही को ऊपर से लेकर नीचे तक देख रही थी। उसने धीरे से हाथ मिलाया और होठों पर बनावटी मुस्कान लाते हुए बोली, आरोही, यह नाम मुझे थोड़ा पुराना सा लगता है, अगर मेरी मानो तो तुम अपना नाम बदल लेना चाहिए। उसकी बात सुनकर आरोही को एक पल के लिए अजीब जरूर लगा, लेकिन उसने उसे दिल पर नहीं लिया। वो शांत स्वर में मुस्कुराते हुए बोली, ओल्ड या न्यू ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यह नाम मुझे मेरी माँ ने दिया है, इसीलिए मेरे लिए यह सबसे खूबसूरत नाम है और मुझे यह बहुत पसंद है। आरोही का जवाब सुनते ही सनाया के चेहरे की मुस्कान तो बनी रही, लेकिन भीतर ही भीतर वह पूरी तरह से चिढ़ गई। उसने बिना कुछ कहे बस हल्का सा सिर हिलाया, फिर बोली, ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ी जल्दी है। इतना कहकर वो अपनी स्क्रिप्ट उठाई और हाई हील्स में खट खट करती आवाज के साथ वहां से चली गई। उसके जाते ही अमीरा और आरोही ने भी स्क्रिप्ट राइटर को धन्यवाद कहा और बाहर आ गई। बाहर आते ही अमीरा ने मुस्कुरा कर पूछा, तुम्हें सनाया की बात का बुरा तो नहीं लगा? आरोही पहले तो समझ नहीं पाई कि वो किस बात की इशारा कर रही है। फिर उसे सनाया की कही हुई बात याद आई। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, आखिर मुझे उसकी बात का बुरा क्यों लगेगा? अगर उसे मेरा नाम पसंद नहीं आया तो उसने अपनी राय बता दी, इसमें बुरा मानने जैसा कोई बात नहीं है। आरोही का जवाब सुनकर अमीरा मुस्कुरा उठी। तुम सच में बहुत पॉजिटिव सोच रखती हो, मुझे लगता है तुम्हारे साथ काम करके बहुत मजा आने वाला है। आरोही भी हल्का सा मुस्कुरा दी। उसी समय उसकी नज़र सामने की ओर गई। एक युवक उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। देखते ही देखते आरोही के कदम अचानक से थम गए। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीमी आवाज में खुद से कहा, ये यहाँ क्या कर रहा है? दोस्तों, कहानी का नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। कहानी के नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, हाइप का बटन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं कल कहानी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। राधे राधे।